आज हम पढ़ने वाले हैं फ्रिक्शन के कॉन्सेप्ट आगे कि फ्रिक्शन किस तरह से काम करता है रोड्स पे अलग अलग। तो उससे पहले हम बैंकिंग ऑफ रोड वगैरह पढ़ने से पहले हम कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे जो हमने सर्कुलर मोशन में भी पढ़े हैं, जिसमें पहला कॉन्सेप्ट आता है तुम्हारा सेंट्रीफ्यूगल और सेंट्रीपेटल फोर्स। ये एक्चुअली 9th क्लास में भी बच्चे पढ़ लेते हैं इसको। सेंट्रीफ्यूगल और सेंट्रीपेटल फोर्स क्या होता है? अगर कोई बॉडी सर्कुलर मोशन कर रही है, क्या कर रही है? सर्कुलर मोशन कर रही है, तो तुमने ये चीज़ नोट करी होगी कि उस बॉडी पर एक अंदर की तरफ फोर्स लगता है। कैसे? कभी कभी तुमने देखा होगा कि बच्चे डोलची या बाल्टी में पानी लेके अगर उसे ऐसे घुमाते हैं तो वो पानी बाल्टी से गिरता नहीं है। उसके पीछे का रीज़न क्या है कि जब भी कोई बॉडी सर्कुलर मोशन में घूमती है तो उसको दो फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है। एक जो उसे सेंटर के साथ बांधे रखे। देखो, अगर मेरे हाथ में ये कोई बॉडी है और इसको मैं फेंक देता हूँ सीधा, तो ये कैसे चली जाएगा? सीधा चला जाएगा, ठीक है। अगर मैंने इसको रस्सी से बांधा और रस्सी को उंगली में बांध लिया और अब इसे मैं फेंकता हूँ तो ये कैसे जाएगा? ऐसे जाएगा और फिर ऐसे नीचे आ जाएगा। अब ये सर्कुलर पाथ क्यों फॉलो करा यहाँ से? क्यों? क्योंकि वो रस्सी में अंदर की तरफ टेंशन डेवलप हो गई जो इसे आगे नहीं जाने देती। तो इसे अंदर की तरफ, सेंटर की तरफ एक फोर्स मिला जिसकी वजह से ये सर्कुलर पाथ पे घूम गया। अगर ये अंदर की तरफ फोर्स, अगर ये रस्सी किसी भी पॉइंट पे टूट जाती है, ये धागा टूट जाता है, तो ये कैसे गिर जाएगा? सीधा चला जाएगा। ऐसे ही होगा अगर मैं कोई बॉडी को ऐसे घुमा रहा हूँ और किसी भी पॉइंट पे रस्सी टूट जाए, तो बॉडी अगर घूम के ऐसे आ रही है और यहाँ रस्सी टूट गई तो ये ऐसे ही चला जाएगा, सीधा ऐसे ही जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि जब कोई बॉडी सर्कुलर पाथ पे घूमती है तो उस पर एक सेंटर की तरफ फोर्स लगता है जिसे हम बोलते हैं सेंट्रीपेटल फोर्स। क्या बोलते हैं? सेंट्रीपेटल फोर्स, ठीक है। अब हम सबने पढ़ा है कि F इज इक्वल टू क्या होता है? ma। F इज इक्वल टू, ये बॉडी जो घूम रही है इसका मास है m, तो इस पे अंदर की तरफ एक एक्सेलरेशन काम कर रहा है जिसे हम बोलते हैं सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन। ये हम सर्कुलर मोशन में पढ़ते हैं। तुम लोग पढ़ोगे इसको, सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन को तुमने पढ़ चुके हो। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में हमने सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन पढ़ा था। तो AC की वैल्यू हमारी कितनी आई थी? v²/r, जहाँ v इसकी लीनियर वेलोसिटी है और r हमारी इसकी रेडियस है, सही है। तो जब हम यहाँ पे AC की वैल्यू रखते हैं तो सेंट्रीपेटल फोर्स हमें कितना मिलता है? mv²/r। ये क्या होता है हमारा? सेंट्रीपेटल फोर्स, यानी mv²/r फोर्स हमेशा सेंटर की तरफ काम करता है। किन किन चीज़ों पर डिपेंड करेगा? m ज़्यादा होगा तो भी फोर्स ज़्यादा होगा। वेलोसिटी पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है, यानी वेलोसिटी अगर डबल हो गई तो फोर्स 4 टाइम बढ़ जाएगा अंदर की तरफ। और रेडियस, तो रेडियस कम होगी तो भी फोर्स बढ़ेगा। तो तुमने देखा होगा अगर हम वो रस्सी को उंगली पे लपेटते चले जाएं घुमाते घुमाते, तो एंड में आते आते फोर्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है अंदर की तरफ, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं हम कि अगर इस पर अंदर की तरफ फोर्स लग रहा है तो ये बॉडी अंदर की तरफ क्यों नहीं आ जाती? क्योंकि हमने पीछे पढ़ा है कि अगर कोई बॉडी बैलेंस सिस्टम में काम नहीं कर रही, उस पर एक ही साइड में फोर्स लग रहा है, तो वो फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेस हो जाएगी। इसका मतलब क्योंकि ये अपने पाथ पे बना हुआ है तो इसको काउंटर करने के लिए कोई आउटवर्ड फोर्स भी काम कर रहा होगा। तो इस पर एक बाहर की तरफ भी फोर्स लगता है जिसे हम बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। क्या बोलते हैं? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और ये फोर्स भी इसके बराबर होता है mv²/। जब ये दोनों फोर्स बराबर हो जाते हैं तो बॉडी हमारी कैसी हो जाती है? बैलेंस। अब बाल्टी वाला केस देखो। सपोज़ करो आप यहाँ से एक बाल्टी को पकड़ के यहाँ पे घुमा रहे हो, सही है। बाल्टी को पकड़ के यहाँ घुमा रहे हो और इस बाल्टी में है पानी, तो अंदर की तरफ ये जो टेंशन मिल रही है ये तो आपके हाथ से बॉडी को मिल ही रही है, तो ये तो काम कर रहा है, सेंट्रीपेटल फोर्स इसमें काम कर रहा है। और इस पर बाहर की तरफ क्या लग रहा है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ये बाहर की तरफ लगने वाला जो फोर्स है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ये इस पानी को बाल्टी से चिपका के रखता है।
समझ रहे हो? ये बाहर की तरफ जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है, ये किस पे लग रहा है? पानी पर, बाल्टी पर। ये इस पानी को बाल्टी से क्या करके रखता है? चिपका के रखता है। और जब तक तुम्हारी वेलोसिटी बहुत तेज है तब तक इस फोर्स की वैल्यू भी बहुत ज़्यादा है, इसीलिए पानी गिरता नहीं है। लेकिन अगर तुमने सोचा कि मैं मोशन स्लो कर दूं तो तुमने देखा होगा पानी छलक जाता है, नीचे गिर जाता है। तो हमें मोशन कैसा रखना है? तेज़ रखना है। इसी पर दूसरी चीज़ है जो मौत का कुआं वाला खेल नहीं देखा तुमने, जिसमें वो बाइक चलाते हैं। तो बाइक जो दीवार से चिपकी रहती है वो किसकी वजह से चिपकी रहती है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से। अगर ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वहाँ से हट जाए, सही है, तो ये काम नहीं करेगा, तो बाइक नीचे गिर जाएगी। तो तुमने देखा होगा वो बहुत तेज़ बाइक चलाते हैं तो दीवार से वो चिपके रहते हैं। तीसरा केस देखो, एक गिलास में या एक बड़े चौड़े बर्तन में, शांत हो जाओ सुन लो, एक बड़े बर्तन में एक सिक्का डालो, सही है, और उसको गोल गोल हिलाओ, तो तुम देखोगे थोड़े समय बाद सिक्का भी दीवार से चिपक के घूमने लगता है। करा है किसी ने ये? अगर एक डोलची लूँ चौड़े मुंह की और उसमें एक सिक्का मैं डाल दूँ और उसको मैं घुमाऊँ डोलची को गोल गोल, तो तुम देखोगे तो सिक्का दीवार के मतलब बाहरी दीवारों पर चिपक के ऐसे घूमने लगेगा। ठीक है, तो वो क्यों घूमती है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से। तो ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है जो हमें बाहर की तरफ चिपका के रखता है। और ये फोर्स को बैलेंस क्यों करते हैं? क्योंकि जितना सेंट्रीफ्यूगल बाहर की तरफ लगता है उतना ही सेंट्रीपेटल अंदर की तरफ। जब तक ये दोनों फोर्स बैलेंस्ड हैं तब तक हमारा सर्कुलर मोशन स्टेबल है, अदरवाइज कैसा हो जाएगा? अनस्टेबल हो जाएगा। सही है, तो इस फोर्स की वैल्यू कितनी होती है? mv²/r। जितना सेंट्रीपेटल फोर्स होता है अंदर की तरफ उतना ही सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है बाहर की तरफ, तो उसकी वैल्यू भी mv²/r ही होती है। तो ये चीज़ समझ में आई तुम्हें? समझ में आया ये? ठीक है, हम यहाँ इसे क्यों पढ़ रहे हैं? तो मैंने तुमसे कल एक सवाल पूछा था कि जब तुम टर्न करते हो अपनी बाइक को या साइकिल को किसी मोड़ पर, तो तुम बैंड क्यों हो जाते हो? तो वहाँ पर क्या चीज़ काम कर रही है? तो ज़रा इसको हम समझेंगे। मान के चलो एक रोड है जो कि टर्न कर रही है इस तरह से, ठीक है, सही है, इस तरह से टर्न कर रहे हैं और सामने से एक गाड़ी जो है इस तरफ आ रही है ऐसे टर्न करके, सही है, समझ में आया? तो जब हम, तुमने देखा होगा जब हम मोड़ पे टर्न करते हैं तो हम पे बाहर की तरफ एक फोर्स लगता है। बाहर की तरफ क्या लगता है? एक फोर्स लगता है, ठीक है। क्यों? वो क्यों लगता है? इनर्शिया की वजह से। मैंने जब शुरुआत में तुम्हें इनर्शिया पढ़ाया था लॉज ऑफ मोशन में, हमारा पहला कॉन्सेप्ट क्या था? इनर्शिया। समझ में आया? तो जब हमने इनर्शिया पढ़ा था तो वो इनर्शिया क्या बताता था कि बॉडी किसी भी तरह के चेंज को क्या करती है? रेजिस्ट करती है। क्यों भाई अर्पित? इनर्शिया क्या बताया था कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहने की कोशिश करती है और मोशन में है तो मोशन में रहने की कोशिश करती है। इतना आगे हम अभी नहीं जा रहे हैं, अभी हम बस इसकी बात कर रहे हैं। तो ये इनर्शिया मैंने 3 तरह का बताया था। पहला था इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, इनर्शिया ऑफ रेस्ट एंड इनर्शिया ऑफ मोशन। मतलब इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन एंड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तो ये वाला जो केस है बेसिकली डायरेक्शन से जुड़ा हुआ है। कैसे? आप सीधे डायरेक्शन में चल रहे हो, अचानक रोड पे एक मोड़ आता है और आप अपनी गाड़ी को वहीं टर्न कर देते हो। तो जब आप गाड़ी को टर्न कर रहे हो तो आप सामने की तरफ बने हुए हो। आप कैसे बने हुए हो? सामने की तरफ। तो आप पर बाहर की तरफ एक फोर्स लगता है। दूसरे शब्दों में मैं कहूँ, अगर यहाँ पे समझाने की कोशिश करूँ तो हम ये कह सकते हैं ये कैसा पाथ हो गया? एक सर्कुलर पाथ। सही है, ये कैसा पाथ हो गया? एक सर्कुलर पाथ।
और यहाँ इसका सेंटर है, तो अंदर की तरफ एक सेंट्रीपेटल फोर्स होता है, सही है। और बाहर की तरफ क्या काम करेगा, एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। समझ में आया? तो जब हम गाड़ी को रोड पर टर्न कर रहे हैं, जब हम गाड़ी को रोड पे टर्न कर रहे हैं, तो बाहर की तरफ गाड़ी पर क्या लगता है, एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है, जो गाड़ी को बाहर की तरफ खींचने की कोशिश करता है। तो अगर इस गाड़ी को मैं यहाँ बना लूँ, थोड़ा बड़े इसमें बना लेते हैं, तो उसको बैलेंस करने के लिए भी तो कुछ चाहिए भाई। जब हम रस्सी से किसी पत्थर को बांध रहे हैं, तो बैलेंस करने के लिए इंटरनल फोर्स कौन दे रहा है रस्सी को, हम दे रहे हैं ना, हम दे रहे हैं ना टेंशन। जब भी कोई चीज़ सर्कल, अब ये फैन ऊपर घूम रहा है, अगर मैं बीच में से ये इसका जो एक्सल जो ये लग रहा है बीच में डंडा, इसको हटा दूं, तो क्या घूमेगा? ये नहीं घूमेगा। बीच में फोर्स देने के लिए कोई ऑब्जेक्ट तो होना चाहिए, सही है। यहाँ पे क्या है, कुछ भी नहीं है। कुछ है यहाँ पे? नहीं है। तभी तो ये कहाँ से आएगा? अभी सेंट्रीपेटल ज़ीरो है। तो इसको बैलेंस करने के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए, उसको हम देखते हैं। तो देखो, अगर हम गाड़ी को यहाँ बना लें, एक तो गाड़ी नहीं बन रही है, तो इस पर बाहर की तरफ एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स काम कर रहा है। और ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहाँ से आ गया? मैंने बताया भी, इनर्शिया की वजह से सीधा बनता है। तो इस पर एक बाहर की तरफ फोर्स लगता है। ये चीज़ तुमने महसूस करी होगी कि जब ऑटो भी टर्न लेता है तेज चलते हुए, तो एक बाहर की तरफ फोर्स नहीं लगता? लगता है। तो ये गाड़ी बाहर की तरफ गिरने की कोशिश करती है। अब हमें अंदर की तरफ क्या चाहिए, एक सेंट्रीपेटल फोर्स चाहिए। तो वो हमें कहाँ से मिलेगा? ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स गाड़ी को इधर लेके जाने की कोशिश कर रहा है। तो गाड़ी का टायर किधर की तरफ मूव करेगा? इधर की तरफ। तो फ्रिक्शन कहाँ काम करेगा? इधर। भाई अगर हम अब इसको एक बॉडी के तौर पे देखो, ये हमारी गाड़ी का टायर है, ठीक है। इस पर बाहर की तरफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स काम कर रहा है। तो इसको बैलेंस करने के लिए हमें क्या चाहिए? सेंट्रीपेटल फोर्स। और वो फोर्स हमें कौन देता है? वो देता है फ्रिक्शन। कौन देता है? फ्रिक्शन। सही है। अगर हम टर्न ले लेंगे तो जब भी काम करेगा ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, तब तो गाड़ी सीधी चल रही है। जब टर्न लेके अगर तो सीधा चल रहा है, टर्न लिया होगा, टायर घूम रहा होगा उसको। हाँ बिल्कुल काम, हाँ बिल्कुल। जब टर्न, कैसे कर सकता है? टेढ़ा हुआ है ना। नहीं तो टर्न पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स काम कर रहा है, उसको बैलेंस करने के लिए फ्रिक्शन काम कर रहा है। अगर किसी पॉइंट पर, अभी आगे देख ले, अभी बताते हैं आगे वाली कंडीशन। तो देखो, हमारी गाड़ी ना पलटे या स्किड ना करे। स्किड का मतलब अगर ये ज़्यादा हो गया और ये कम हो गया फ्रिक्शन, तो गाड़ी का टायर किधर चला जाएगा? उधर। तो गाड़ी बाहर की तरफ स्किड करेगी और हो सकता है पलट भी जाए, क्योंकि तेज़ स्पीड में। तो हमने क्या किया, हमने कहा कि भाई देखो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स किसके बराबर होता है? तो हमने कहा F जो सेंट्रीफ्यूगल होता है वो mv²/r के बराबर होता है। यानी उसकी वैल्यू मास पर निर्भर करती है। तो गाड़ी के मास को तो कंट्रोल नहीं किया जा सकता। ऐसा तो है नहीं कि तुम सवारियों को उतार दोगे, है ना, कि चलो भाई मोड़ के आगे बैठना छोड़ो, ऐसा तो होगा नहीं, ठीक है। रेडियस भी चेंज नहीं कर सकते। सड़क की रेडियस चेंज कर दोगे, रोड जैसी है वैसी रहेगी। अब आ गई सिर्फ वेलोसिटी, वो तुम्हारे हाथ में है। तो रोड पर वेलोसिटी को घटाया जा सकता है। और देखो, ये इकलौता ऐसा फैक्टर है जो स्क्वायर की टर्म में चलता है। यानी वेलोसिटी हाफ होगी तो फोर्स 4 टाइम कम हो जाएगा। वेलोसिटी हुई हाफ तो फोर्स हो जाएगा 4 टाइम कम। तो वेलोसिटी हम घटा भी लेते हैं ताकि बाहर लगने वाला फोर्स कैसा हो जाए? कम। अच्छा, अब ये फ्रिक्शन जब तक इस फोर्स के बराबर है तब तक तो हमारी गाड़ी कहीं नहीं जा रही, क्योंकि ये कैसा है? बैलेंस कर देगा इसको। यानी कि हमारी जो वेलोसिटी है ये फ्रिक्शन फोर्स के या तो Fr जो है इसके ज़्यादा हो या कम हो, बराबर हो mv²/r से। सही है। तो हमारी गाड़ी स्किड नहीं करेगी। मतलब कि वेलोसिटी कम रखेंगे तब रखेंगे। लेकिन सर जो मर्सिडीज है तो कितने भी तेज कर लो मोड़ पे, हाँ सही कह रहा है, कर ले। पक्का चला है, सड़क से पक्का चला उसके टायर। अरे भाई सुन तो ले, सही है। उसके क्लियरेंस लेवल को कम इसीलिए किया जाता है ताकि इस फैक्टर को कम किया जा सके। मतलब उसके टायरों में लगा देना कुछ,
क्या उसमें रहता है? उसमें कुछ नहीं रहता है, उसके हाइट को कम कर देते हैं तो जो मूवमेंट उसको मिल रहा होता है वो कम हो जाता है। समझ में आया? वो अभी हम समझा देंगे तुम्हें, पहले यहाँ पे समझ लो ज़रा। तो हमारा जो फ्रिक्शन है वो या तो ज़्यादा हो या हो बराबर किसके, mv²/r के, तो हमारी गाड़ी फिसलेगी नहीं। और तुमने देखा होगा ये फिसलने वाली कंडीशन, अभी बरसात होती है, सड़क गीली होती है, फ्रिक्शन की वैल्यू कैसी हो जाती है, कम। अब मोड़ पे गाड़ियाँ ज़्यादा स्लिप करती हैं, देखा है कभी ये? रेसिंग कार के कॉन्सेप्ट डिफरेंट हैं भाई, रेसिंग कार को उसी हिसाब से डिज़ाइन किया जाता है, वो मैं क्या कह रहा हूँ बता देंगे अभी उसको भी, ठीक है। तो कुल मिला के हमारे जो फ्रिक्शन फोर्स है या तो इससे ज़्यादा हो या हो कम, और एफ आर किसके बराबर होता है, म्यू आर के। किसके बराबर होता है, म्यू आर। तो म्यू आर ग्रेटर देन और इक्वल टू, तो चलो हम एक काम करते हैं, इसे इक्वल कर देते हैं। किस क्या कर देते हैं, इक्वल। तो एम और ये आर, सॉरी ये है कैपिटल आर। कैपिटल आर का मतलब इस गाड़ी में जो नॉर्मल रिएक्शन लग रही है ऊपर, ये नीचे क्या काम कर रहा है, वेट एम जी, और इसके बराबर ऊपर क्या काम कर रहा है, रिएक्शन। तो म्यू आर किसके बराबर हो जाए, mv²/r के। अब ये वाला जो आ रहा है दैट इज़ द रेडियस ऑफ द कर्वेचर, सही है। रेडियस कौन से कर्वेचर की, जो हमारी रोड घूम रही है। अब r इज इक्वल टू हमारा किसके बराबर हो गया, mg के। तो ये हो गया म्यू mg इज इक्वल टू mv²/r। m से m कैंसिल, तो v² किसके बराबर हो गया, r म्यू g के। तो v हमारा किसके बराबर होना चाहिए, r म्यू g अंडर रूट में, या तो इसके बराबर हो या इससे कम हो, या तो इसके बराबर हो इस वैल्यू से, या तो बराबर हो या इससे कम हो। आपकी गाड़ी नहीं स्किड करेगी, अदरवाइज गाड़ी पलट जाएगी भाई साहब, सही है। गाड़ी साइड में को घूम जाएगी, और हो भी जाती है। अगर तुम रोड पे बहुत तेज़ उसमें उठाओ तो तुम देखोगे इधर अंदर वाले पहिए बाहर, इधर बाहर को पलट जाते हैं, नहीं देखा? बाइक से कर लेना, साथ में चली जाओ, एक साइड रजिस्टर को ज्यादा हो गया। अरे जो ठीक है। वाली रोड ना उस पे एक आदमी गाड़ी भाग हाँ, कि मर्सिडीज़ गाड़ी इनकी वेलोसिटी तो काफ़ी फास्ट होती है, ये क्यों नहीं पलटती हैं। तो देखो इस चीज़ को देखो, मान के चलो ये हमारी रोड टर्न हो रही है और यहाँ पर ये हमारी गाड़ी है। अभी दिखेगा, रुक जा। सही है। तुम गाड़ी देख लो, बर्बाद हो गई। टैक्सी सी गाड़ी सही है। ठीक है, देखो अगर ये गाड़ी है और ये यहाँ से जा रही है, इस तरह से सर्कुलर रोड पे पास हो रही है यहाँ से इस तरह से, तो इस पर बाहर की तरफ क्या लगेगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कितना होगा, mv²/r। और इसकी यहाँ सेंटर से ग्राउंड लेवल तक की हाइट हमने कह दी कितनी है, h। कितनी है, h। मेरे हिसाब से वीडियो में इतनी छोटी सी चीज़ दिखेगी नहीं, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, इसको कर लेते हैं। हाँ ठीक है। सही है। पहिए पता नहीं कहाँ जा रहे हैं।
हो जाती है इतने बड़े। सही है, ठीक, सही है, छोड़। देखो इस पर बाहर की तरफ क्या लग रहा है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कितना, mv²/r, इतना फोर्स लग रहा है। यहाँ इस सेंट्रल लेवल से ये जो ग्राउंड लेवल की हाइट है इसको हमने बोला कितना, h, क्या बोला, h। अच्छा, हमने कहा ये दोनों टायर और इनके बीच की दूरी है 2x, तो एक के बीच की हो गई x, सही है। और इस बॉडी, इसका वेट नीचे की तरफ काम कर रहा है कितना, mg, नीचे की तरफ काम करेगा। अच्छा, जब गाड़ी यहाँ से टर्न कर रही है इस तरह से, तो बाहर की तरफ फोर्स लगेगा, तो गाड़ी में जो खतरा है पलटने का वो कहाँ है, इस पॉइंट के अबाउट, किस पॉइंट के अबाउट, इस पॉइंट। ऐसी तो पलटेगी गाड़ी बाहर की तरफ, इन्हीं पहियों से तो उठ जाती है पीछे को। तो कुल मिला के ये गाड़ी इस तरह से टर्न कर रही है, इस पॉइंट के अबाउट टर्न कर रही है, तो हमें इस पॉइंट के अबाउट क्या लेंगे, मोमेंट। इस पॉइंट को बोल देते हैं ओ, तो क्या लिखेंगे, टेकिंग मोमेंट अबाउट पॉइंट ओ। अब तुम्हें मोमेंट लेना तो आता नहीं, तो मैं बता देता हूँ कैसे लेते हैं, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। जिस पॉइंट के अबाउट हम मोमेंट ले रहे हैं वहाँ से लेके फोर्स तक की परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है, ठीक है। तो देखो कैसे लिखेंगे, F सेंट्रीफ्यूगल, यानी कि ये क्लॉकवाइज मूवमेंट आएगा, ध्यान से देखना, ये फोर्स इस पॉइंट के अबाउट घूम रहा है, कैसे क्लॉकवाइज आएगा, और ये नीचे की तरफ mg कैसे घूम रहा है, इधर की तरफ, तो ये कैसे आएगा, एंटी क्लॉकवाइज। तो बॉडी को बैलेंस रखने के लिए क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज जो है कैसा होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। यानी क्लॉक बॉडी जब तक बैलेंस रहेगी, अभी तक तो तुमने फोर्स पढ़ा है कि अप साइड फोर्स और डाउन साइड फोर्स बराबर होने चाहिए, लेकिन बॉडी को रोटेशनल मोशन से बचाने के लिए टॉर्क मोमेंट वाला कॉन्सेप्ट भी बराबर होना चाहिए। यानी क्लॉकवाइज मूवमेंट और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट कैसे होने चाहिए, इक्वल। तो ये क्लॉकवाइज आया कितना, mv²/r इंटू h, सही है। ये आ गया मूवमेंट क्लॉकवाइज, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज इक्वल टू mg इंटू इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, x, ये टोटल 2x है, तो ये आधी कितनी हो गई, x, तो कितना लेंगे, mg इंटू x, सही है। m से m कैंसिल, तो हमारा क्या हो गया, v² इज इक्वल टू बचा rgx/h, यही आएगा, यही आएगा। तो v इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, अंडर रूट में rgx/h। अब देखो h जितना ज़्यादा होगा, ये कौन सी वेलोसिटी है, ये वही वेलोसिटी है जिससे हम गाड़ी चला रहे हैं, जिससे हम गाड़ी चला रहे हैं। तो ये वेलोसिटी किस पर डिपेंड करती है, h क्या है, ग्राउंड से लेके इसके क्लियरेंस लेवल की हाइट। क्लियरेंस लेवल, ये ग्राउंड क्लियरेंस, ये नीचे से नीचे जितने गाड़ी होती है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, h अगर ज़्यादा होगा तो v उतना ही कम होगा, यानी कि मोड़ पर गाड़ी को सही से निकालने के लिए वेलोसिटी कैसी होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, वरना गाड़ी पलट जाएगी। h जितना कम होगा v उतना ज़्यादा होगा, यही है, h जितना v उतना ज़्यादा होगा। इसीलिए वो जो तू बोल रहा था मर्सिडीज़ वगैरह की जो हाइट है उसको हम कैसा कर देते हैं, ग्राउंड लेवल से चिपकी रहती हैं वो गाड़ियाँ, सही है। टायर तो सभी के चिपके रहते हैं, टायर किसके हवा में चल रहे हैं बताओ, तुमने देखी ऐसी गाड़ी जिसके टायर हवा में चलते हैं उठ के, शांत हो जा, शांत हो जाओ, सही है। तो ये जो वेलोसिटी है जो हम गाड़ी को टर्न पे हम ले सकते हैं वो कम या ज़्यादा निर्भर करती है गाड़ी की हाइट पे। इसीलिए जो ऊंची गाड़ियां हैं उनको मोड़ पर मोड़ने के लिए स्लो डाउन करना पड़ेगा। और ये जैसे तुम बात कर रहे हो ना रेसिंग कार्स की, अब जैसे तुम फार्मूला रेसिंग की बात करो, फार्मूला कार्स जो होती हैं
जो रेसिंग करते हैं वो बिल्कुल नीचे चिपकी रहती हैं, बिल्कुल ग्राउंड लेवल क्लियरेंस उतना। अब एक्स की बात करते हैं तो एक्स जितना ज़्यादा होगा उतना वी भी ज़्यादा होगा, चौड़ाई। समझ में आया? तो ये चीज़ इस पर डिपेंड करती है। जितनी एक्स ज़्यादा होगी उतनी वी कम होगा। हाँ, हाइट जितनी ज़्यादा होगी उतना ही वेलोसिटी कम हो जाएगी गाड़ी की, जो ये ट्रेन है इस वजह से मोड़ पे जो है ना पलटी जाम है। इसीलिए उन्हें बेटा स्लो कर देते हैं वो गाड़ी को। ना कोई भी पलट जाए तो उसको ना समझ में आया? इसीलिए वेलोसिटी ज़्यादा होने से पलटने का खतरा बढ़ जाता है। नहीं, इसका मतलब ये है कि इतनी वेलोसिटी तक ये पलटेगी नहीं। समझ गया? अगर हाइट हमने कम करी तो वेलोसिटी की जो वैल्यू मिलेगी हमें, इतनी वेलोसिटी तक गाड़ी स्टेबल चलेगी, पलटेगी नहीं। सर जो है पहाड़ों पे चल जाती है, जैसे रेगिस्तान में जो चलती है थार, वो मतलब फिर उसमें कुछ अलग प्रोसेस है, मतलब और कोई गाड़ी नहीं चल सकती है रेगिस्तान में रहता है, उसमें और कोई गाड़ी नहीं चल सकती। भाई उसके पहिए कितने बड़े होते हैं देखा तूने? गाड़ियाँ देख हैं? प्रेशर का कॉन्सेप्ट पढ़ा तूने? हाँ बनाया। जितने चौड़े पहिए हो जाएंगे उतना ही प्रेशर कैसा हो जाएगा? कम। पागल हो क्या? एरिया बढ़ने पे प्रेशर कम होता है। एरिया बढ़ेगा प्रेशर कम होएगा। F डिवाइड बाय एरिया होता है। हाँ, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया नहीं होता। एरिया बढ़ेगा तो प्रेशर हो जाएगा, तो रेत में गाड़ी के टायर धसेंगे नहीं। समझ में आया? अब तो सोच बाइक ले जाऊँ वहाँ, उसका एरिया बहुत कम है, वो धस जाएंगे, रेत में चलेगी नहीं। चलो ऊँट का भी तो एरिया कम हो रहा है, उसके पैर मतलब बताओ, इसे ऊँट के पैर को एरिया कम होता है या ज़्यादा होता है? सही है? तो हाइट से क्या होता है ना, एरिया से मतलब शांत हो जाओ। मैंने तुझे कल क्या कहा था? आलतू फालतू की बात मत किया कर, तेरे पे एक सवाल नहीं निकलेगा, ठीक है? फिर तो कहेगा ये रहन दो वो रहन दो। अरे फॉर्मूला पता है, सब कैलकुलेशन करते हैं बस। चलो आगे बढ़ते हैं हम इसमें, और हम ये देखते हैं कि अगर हमें वेलोसिटी नहीं घटानी, हम जा रहे हैं हाईवे पर। कहाँ जा रहे हैं? हाईवे पर। और हमें वेलोसिटी को घटाना नहीं है, हम चाह रहे हैं कि हम उतनी ही वेलोसिटी से निकलें, तो हम रोड में क्या चेंज कर सकते हैं? तो इसके लिए रोड को बैंक्ड कर देते हैं, इसे बोलते हैं बैंकिंग ऑफ रोड। बैंकिंग ऑफ रोड यानी तुमने कहीं देखा होगा रोड तिरछी बनती हैं, साइड से उठी हुई, और जो मोड़ होगा अंदर की तरफ उसमें झुकी हुई। जैसे अगर हम टर्न इस तरह से ले रहे हैं तो टर्न की तरफ नीचे की तरफ होंगे टिल्ट। तो इससे क्या होता है? इससे क्या चीज़ बढ़ जाती है? तो इससे आपकी v की वैल्यू जो मिलेगी वो बढ़ जाएगी, और वो इसलिए बढ़ जाएगी कि आप अब इतनी वेलोसिटी पर जा सकते हो। जहाँ अगर हम सिंपल रोड पे मान के चलो हमें v की वैल्यू अगर 40 मिल रही है, तो बैंक रोड पे हो सकता है वो तुम्हें 65 या 70 मिल जाए। यानी यहाँ तो तुम्हें बिना स्किड करे, बिना गिरे कितनी स्पीड पे आना पड़ेगा? 40 पे। वहाँ तुम 70 पर भी बिना गिरे जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो वो क्या काम करते हैं, कौन से फैक्टर उसमें काम करते हैं, वो चीज़ हम यहाँ ज़रा देखेंगे अभी। बैंकिंग ऑफ रोड। तो देखो हम करते क्या है, जैसे मान के चलो हमारी ये यहाँ से रोड क्या कर रही है? बैंड कर रही है। तो हम क्या करेंगे, इस वाले लेवल को उठा देंगे यहाँ से थोड़ा सा, ऐसा नहीं है बहुत ज़्यादा उठा देते हैं, पर यहाँ से क्या कर देंगे, इसको इस तरह से उठा देंगे, यानी अंदर की तरफ कैसी हो जाती है? झुक जाती है। समझ में आया? हाँ ठीक है। अब इसमें क्या होगा कि जैसे अगर मान के चलो मैं सिंपल ये ब्लॉक बना रहा हूँ, गाड़ी है हमारी, और ये इस पर आगे की तरफ बढ़ती हुई आ रही है इधर, सही है? तो हमने कहा ये जो रोड है हमने ये थीटा एंगल पर इंक्लाइंड कर दी। कितने एंगल पर? थीटा एंगल पर। तो जब गाड़ी चल रही है तो इस पर इधर की तरफ तो अभी भी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स काम कर रहा है। कितना काम कर रहा है? mv² r। r जो है हमारा ये कर्वेचर है। अब हमने इसको उठाने का मतलब क्या है? हमने कहा इसको बैलेंस करने के लिए अभी तक हमारा जो गाड़ी का वेट था वो फ्रिक्शन को कोई खास हेल्प नहीं कर रहा था। जो हमारा नॉर्मल कॉन्सेप्ट, नॉर्मल हमारा फोर्स होता है, नॉर्मल रिएक्शन जो होती है, वो फ्रिक्शन को वैसे हेल्प नहीं कर रही थी जैसे हमें चाहिए। ठीक है, तो हमने कहा इसका भी एक कंपोनेंट हम यूज़ करेंगे इधर। तो कैसे करेंगे? अब हमारा जो वेट है वो तो काम करेगा नीचे की तरफ,
इतना mg, और रिएक्शन काम करेगी इधर की तरफ r। सही है। तो अगर ये थीटा है तो ये भी हो गया थीटा और ये भी हो गया थीटा। ठीक है। अच्छा, फ्रिक्शन जो काम करेगा वो तो सरफेस के साथ साथ करता है। फ्रिक्शन जो काम करेगा वो कैसे काम करता है? सरफेस के साथ साथ। तो हमने कहा फ्रिक्शन काम करेगा इधर की तरफ, एफ आर। फ्रिक्शन कितना काम करा? सरफेस के साथ इधर की तरफ नीचे। सही है। तो अगर हम इसे हॉरिजॉन्टल लेवल पे देखें तो फ्रिक्शन और इसके बीच में कितना एंगल बना? ये भी हो गया थीटा। समझ में आया? वो देख रहा है कैसे हो गया। अरे ये जब थीटा है तो ये थीटा नहीं होगा। कॉरस्पॉन्डिंग, अगर ये थीटा तो ये थीटा नहीं होगा। फिर क्या दिक्कत है? सही है। तो हमारे इस पर कितने फोर्स लग रहे हैं, ज़रा इसकी फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं। तो ये हमारी गाड़ी है, इस पर इधर mv²/r यानी कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स काम कर रहा है। नीचे की तरफ इस पे mg काम कर रहा है। यहाँ से r काम कर रहा है। ये एंगल है थीटा और ये भी एंगल है थीटा। ओके, यहाँ से थीटा एंगल पे एफ आर काम कर रहा है। यही तो फोर्स लग रहा है, यही लग रहा है। तो इसके देखो कितने कंपोनेंट हो जाएंगे। ऊपर की तरफ ये क्या हो जाएगा? आर कॉस थीटा। इधर की तरफ ये हो जाएगा आर साइन। इधर की तरफ ये हो जाएगा एफ आर कॉस, और नीचे की तरफ ये आ जाएगा एफ आर साइन। ठीक है। और गाड़ी हो गई हमारी बैलेंस। अब यहाँ इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्स सिस्टम है। अब इसकी इक्वेशन बनाते हैं। चलो, तो हम बैंकिंग ऑफ रोड पढ़ रहे हैं। ये समझ में आया? अभी तक किसी को कोई डाउट नहीं है? समझ में आया? हमने ये फिर सिंपल इनको क्या करा है? रिजॉल्व किया है वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल में। क्लियर? अब बैलेंस करते। बैलेंस कैसे करेंगे? अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू डाउनवर्ड, लेफ्टवर्ड इज इक्वल टू राइटवर्ड। तो चलो करेंगे। तो ऊपर की तरफ देखो कितना फोर्स लग रहा है। हमने कहा आर कॉस थीटा। कितना लग रहा है? और नीचे की तरफ कितना लग रहा है? एम जी प्लस एफ आर साइन थीटा। यही लग रहा है। सही है। अच्छा, चलो इसे सॉल्व करते हैं। आर इज इक्वल टू कितना है? एम जी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी प्लस एफ आर कितना होता है? म्यू आर। तो ये हो जाएगा म्यू एम जी साइन थीटा। हो गया। एम जी ले लिया कॉमन, एम जी पूरा कट गया। तो हमारा हम लिख सकते हैं यहाँ से कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस म्यू साइन थीटा। भाई एम जी कॉमन लेके कट किया है। जब यहाँ कॉमन निकालेगा बाहर तो यहाँ 1 प्लस म्यू साइन थीटा नहीं बचेगा ब्रैकेट में, और फिर एम जी से पूरा एम जी उड़ गया। सही है। और तो ये हमारी हो गई इक्वेशन 1। अब लेफ्ट और राइट को इक्वल कर दो तो ये हो जाएगा mv²/r। उधर तो वही काम कर रहा है। ये आ जाएगा r साइन थीटा प्लस एफ आर कॉस थीटा। इधर ये दो फोर्स काम नहीं कर रहे, एक ये कर रहा है, एक ये कर रहा है। ठीक है। तो एक तो r साइन थीटा काम कर रहा है इधर, एक एफ आर कॉस थीटा काम कर रहा है इधर। सही है। तो ये इन दोनों को बैलेंस कर रहा है बेसिकली। ठीक है। समझ में आ रहा है? ओके, सॉल्व करते तो ये हो जाएगा mv²/r इज इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा r साइन थीटा प्लस एफ आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? म्यू आर कॉस थीटा। यही आएगा। तो mv²/r इज इक्वल टू, r ले लिया हमने कॉमन, क्या बचा अंदर? साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा। सही है।
हमने एक गड़बड़ कर दी, और वो पता है क्या, हमने ऊपर से आर जो गायब करा, हमें आर गायब नहीं करना था, आर की वैल्यू में यहाँ चाहिए थी। हमें निकालना क्या है, हमें वी निकालना है, वेलोसिटी। तो एक काम करते हैं, यहाँ से आर की वैल्यू गायब नहीं करते, एफ आर को ले जाते हैं इधर, तो ये हो जाएगा आर कॉस थीटा, और एफ आर इज इक्वल टू म्यू आर होता है, तो इधर जाके हो जाएगा माइनस म्यू आर साइन थीटा, हो गया, इज इक्वल टू क्या हो गया, एम जी। आर ले लिया कॉमन, तो क्या बचा, कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा इज इक्वल टू एम जी, और आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम जी अपॉन कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा। आ गया आर इज इक्वल टू, आया, आर की वैल्यू आई, इसमें कोई डाउट तो नहीं है? अरे मैथ में तो कमज़ोर नहीं हो तुम, ठीक है, सही है। ये आर की ये वैल्यू यहाँ रख देंगे, रख दो, तो हो जाएगा एम वी स्क्वायर अपॉन आर इज इक्वल टू, आर की वैल्यू रखी, क्या रखें, एम जी, और यहाँ आ जाएगा साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा अपॉन में एम जी अपॉन कॉस थीटा माइनस म्यू, क्लियर, एम से एम, तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू आर जी, वी स्क्वायर इज इक्वल टू आर जी। अब एक काम करो, इसमें साइन थीटा से तो ऊपर डिवाइड करो और साइन थीटा से नीचे, तो साइन थीटा अपॉन साइन थीटा कितना होगा, साइन थीटा अपॉन साइन थीटा क्या होता है, कितना, इसे पता नहीं चल रहा है, तो साइन थीटा से डिवाइड करा, साइन थीटा अपॉन साइन थीटा क्या हो गया, 1 प्लस म्यू, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कितना हो गया, tan थीटा, या cot होगा, म्यू cot, हाँ cot है, सॉरी गलत कर दिया हमने, इसे करो कॉस से डिवाइड, किससे करो, cos से, तो साइन अपॉन कॉस क्या हो गया, और क्या कह रहे सर? टेन थीटा प्लस म्यू, क्या आ गया, म्यू, कॉस थीटा 1 हो गया, अपॉन में कॉस अपॉन कॉस कितना, 1 माइनस म्यू साइन अपॉन कॉस कितना, सही है, क्लियर है। अब देखो, सही है, देखो ये इसके बराबर है। अब ध्यान से देखो, पहले जब हमारी रोड बैंक्ड नहीं थी तब हमारी v की वैल्यू क्या आई थी, अंडर रोड में म्यू जी और आर, यही आई थी, है। अगर वहाँ पे फ्रिक्शन हमारा 0 हो जाए, यानी म्यू इज इक्वल टू 0 हो जाए, तो v भी कितना हो जाएगा, अगर म्यू इज इक्वल टू 0 रख देते तो v भी कितना हो जाता, यानी अगर रोड पे फ्रिक्शन 0 हो गया तो तुम भाई साहब गाड़ी मोड़ नहीं सकते हो, हाँ सीधी जाएगी, फिर मुड़ेगी नहीं गाड़ी, कुछ भी कर ले मुड़ेगी नहीं गाड़ी, ठीक है, फिर कुछ भी कर, सही है, नहीं, ठीक है। तो अगर यहाँ पर ध्यान से देखो, अगर म्यू हो गया हमारा 0, तो बिना स्किड करे गाड़ी को मोड़ना इम्पॉसिबल, क्योंकि वेलोसिटी भी कैसी हो जाएगी, 0। लेकिन अगर बैंक्ड रोड पर हमारा म्यू 0 रख देते हैं तो देखो क्या आता है, वी स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाता है आर जी, सही है। यहाँ मैं लिख देता हूँ, इफ फ्रिक्शन म्यू इज 0 between the tire and road, between tire and road, तो देखो हमारा म्यू हो जाएगा 0। अगर म्यू 0 हो गया तो यहाँ इसमें म्यू इज इक्वल टू 0 रखो, तो क्या आएगा, वी स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा आर जी, और यहाँ बचेगा टेन थीटा, और ये प्लस तो 0 हो जाएगा, अपॉन में 1 माइनस ये 0 हो जाएगा, तो अपॉन में 1 का कोई मतलब वैसे नहीं होता, तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना बचा, आर जी टेन थीटा, यानी कि तुम्हें इतनी वेलोसिटी तो मिलेगी, इतनी वेलोसिटी से गाड़ी को मोड़ सकते हो।
समझ में आया? ठीक है। अगर हमारा फ्रिक्शन भी ज़ीरो हो जाता है तब भी बैंक्ड रोड पे इतनी वेलोसिटी कैपेबल है गाड़ी को मोड़ने के लिए विदाउट स्किडिंग। समझ में आया? इसलिए रोड को क्या करते हैं हम, बैंक्ड कर देते हैं। ठीक है, तो ये तुम्हारा बैंकिंग ऑफ रोड का कॉन्सेप्ट है। अब जब हम साइकिल की बात करते हैं तो साइकिल वाला भी यही काम करता है। ठीक है, जब हम साइकिल या मोटरसाइकिल चलाते हैं तो हम रोड को तो बैंक्ड नहीं हो, कोई ज़रूरी नहीं है कि बैंक्ड ही हो, तो हम क्या करते हैं, खुद बैंड हो जाते हैं। साइकिल तो वेट भी कम होता है। ठीक है।